हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है। जो भी पोषक तत्वों के बारे में हम सभी जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डिस्कशन कर रहे थे, उसमें से कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हमें प्रोटीन के बारे में डिस्कस करनी है। जो प्रोटीन है वो क्या है, उसमें जो उसका सबसे सरलतम रूप है वो क्या है, उसके कितने प्रकार बताए गए हैं, क्या इसमें आवश्यक है क्या नहीं है, इसकी अधिकता से क्या हो सकता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, या फिर इसके कितने प्रकार बताए गए, इन सभी टॉपिक को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। चलिए अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं। क्लास में जुड़ने से पहले आप सबको हम बता दें कि कोई भी आपका एग्ज़ाम है अगर होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि जो है अदर स्टेट का अलग अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जाए आपको, तो हम आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो पूरे टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया गया है। आप कोई भी एग्ज़ाम इससे संबंधित दे सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने जो भी टॉपिक आपको बताया है वह सभी टॉपिक पे कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। इसलिए आप सभी एक सीक्वेंस से नोट्स को जो है खुद से बनाइए, नोट करते जाइए और उसका रिवाइज आप करते जाइएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। किसी पॉइंट पे अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, देखिएगा आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन आखिरकार है क्या? आप सभी ने वस्त्र विज्ञान को पढ़ा। वस्त्र विज्ञान में आपने देखा होगा कि रेशा, धागा, कपड़ा, फिर पहनने योग्य कपड़ा बनाया गया। इसी 5 या 4 शब्दों के बीच में पूरे वस्त्र विज्ञान को कवर किया गया था। उसी प्रकार से अपने शरीर की जो सबसे सरलतम इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका से ही ऊतक बनता है, ऊतक से ही क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्रों से ही क्या बनता है? शरीर बनता है। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस से चलता है। तो जो कोशिका है वो कोशिका किस चीज़ से बन रही है, अगर वो उससे शरीर बन रहा है तो कोई भी समस्या अगर कोशिका में उत्पन्न हो रही है, टूट फूट हो रही है, तो उसके मरम्मत करने के लिए भी कोई चीज़ आवश्यक होगी। कोई तो ऐसा चीज़ होगा जो इसके मरम्मत का कार्य कर रहा होगा, उसे बना रहा होगा, तो वो होता है अपना क्या? प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये कोशिकाओं की या फिर शरीर निर्माण की टूट फूट की मरम्मत करता है। इसमें सबसे पहले देखिएगा ध्यान से आप लोग कि ये जो प्रोटीन है ये सभी पोषक तत्वों में दीर्घमात्रिक तत्वों के अंतर्गत रखा गया। यानी कि जो भी पोषक तत्वों का वर्गीकरण हमने पिछले टॉपिक में किया उसमें हमने आप लोग को बताया कि दीर्घमात्रिक यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उसमें आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को रखा गया था, प्रोटीन को रखा गया था और फैट को भी रखा गया था यानी कि वसा को रखा गया था। तो उसी में जो प्रोटीन है ये क्या है? दीर्घमात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन है इसकी खोज कब और किसने की और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो देखिएगा इसकी खोज 1838 में वर्जिलियस के द्वारा किया गया, वह मुल्डर। ये दोनों जो व्यक्ति हैं इनके नामकरण और खोज के लिए इनके नाम को जाना जाता है। आगे देखिएगा अगर हम बात करें जो प्रोटीन है इसे आपको तो ये भी बताया गया कि पोषक तत्व जो हैं आपके उसमें से दीर्घमात्रिक के भी अंतर्गत रखा गया और ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों के अंतर्गत भी रखा गया था। कई आधारों पर आपको वर्गीकरण बताया गया है पोषक तत्वों का, तो उसी में मात्रा के आधार पर दीर्घमात्रिक में रखा गया और फिर जो है कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उस आधार पे इसे ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें 1 ग्राम अगर आप जो है 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थ के साथ में तो उससे आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हो गया आपका कि कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आपने कार्बोहाइड्रेट में भी इसी प्रकार से पढ़ा। इसी प्रकार से एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। जब आप सभी पोषक तत्व जितने भी प्राप्त हो रहे हैं आपको कितनी शरीर में आवश्यकता है, ये सारी चीज़ जब आप पढ़ लेते हैं तब आपके लिए आरडीए पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। आरडीए से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पोषक तत्वों को कवर करने के बाद हम आपको आरडीए का क्लास अलग से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक एक पॉइंट को अगर आप लोग याद करे रहेंगे तो आपको आरडीए याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा आगे जो प्रोटीन है ये किस शब्द से लिया गया, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जो प्रोटीन है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द
शब्द से बना हुआ है। प्रोटियोस जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से प्रोटीन को बनाया गया है, जहाँ पे प्रोटियोस का अर्थ होता है प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने सुना है, तो वहाँ पे आपने देखा प्राइम मतलब कोई प्रधान व्यक्ति है जो अपने पूरे देश को गवर्न कर रहा है। उसी के आधार पर बताया गया कि जो प्रोटियोस है उसे प्राइम कहा जाता है, और प्राइम का मतलब है प्रधान, यानी कि हमारे शरीर में सबसे प्रधान स्तर पे, प्राइम स्तर पे अगर किसी को रखा जा रहा है वो है अपना प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के माध्यम से ही कोशिका का निर्माण होता है। जो भी कोशिका बनी हुई वो किससे बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। देखिएगा आगे, जो रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो वर्ड है, हिम जो है वो आयरन है, ग्लोबिन जो है वो क्या है? आपका प्रोटीन है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिएगा, जो भी आपके शरीर में एंजाइम है, हार्मोन्स है, एंटीजन है, ये सभी जो है किसके द्वारा बनाए गए होते हैं? प्रोटीन के द्वारा बनाए गए होते हैं। आगे देखिएगा, इससे जो प्रोटीन है इसकी संरचना आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या देखा आपने? उसे अगर नॉर्मल फार्मूले में अगर ग्लूकोज को हम व्यक्त करना चाहें तो C6H12O6 के रूप में। उसी प्रकार से इसमें संरचना में ये बताया गया कि कौन से पोषक तत्वों से मिल करके आपका ये बनता है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी हमने ग्लूकोज का फार्मूला भी आपको बताया, लेकिन उसके संरचना में कौन कौन से पोषक तत्वों को ऐड किया गया वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें देखिएगा प्रोटीन में जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रोजन है। इसकी संरचना जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन से मिलकर के बनी हुई है। आई बात समझ में? इतना याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में CHO है, प्रोटीन में CHON भी है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, पूछा जाता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है वो कितनी मात्रा में पाया जाता है। अगर एक नॉर्मल एक कोई नंबर दिया गया है तो उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे 16%, यानी कि 16% दिया गया है। लेकिन अगर वहीं पे 16% नहीं लिखा गया है, कुछ संभावित कुछ नंबर दिए गए हैं, तो उसमें से 13 से लेकर के 20% आप ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। डायरेक्टली अगर नंबर दिया गया है तो 16%, अगर 16% ना देकर के कुछ असमंजस, कुछ संशय में लिखा गया है या फिर लगभग करके लिखा गया है तो उसमें 13 से 20% आप बताएंगे। आगे देखिएगा, जो प्रोटीन है, जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है, यानी कि जब वो सरलतम रूप में टूटता है तो वो अमीनो एसिड में यानी कि अमीनो अम्ल में टूट जाता है। प्रोटीन को जब आप सरलतम रूप में शरीर के द्वारा तोड़ते हैं, शरीर अपने आप तोड़ता है, आपको कुछ करना नहीं है, आप तो जो है अपने खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं नॉर्मली। तो जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो वो अपने सबसे सरलतम रूप यानी कि अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में टूट जाता है। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन के पश्चात किस में टूट रहा था? ग्लूकोज में टूट रहा था। जितने भी उसके प्रकार बताए गए वो सभी, भले ही वो पॉलीसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो, लेकिन वो सब टूटने के बाद लास्ट में जो है मोनोसैकेराइड्स के ग्लूकोज के फॉर्म में आ रहे थे, जो शरीर के द्वारा जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा था, उपयोग में लाया जा रहा था। उसी प्रकार से प्रोटीन का जल अपघटन करने के बाद ये अमीनो एसिड में टूट जाता है। आगे आपसे ये पूछा जाता है कि कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड है, ये जो अमीनो एसिड है ये कई प्रकार के होते हैं। इस अमीनो एसिड में 3 अमीनो एसिड ऐसे बताए गए हैं जिसमें गंधक यानी कि सल्फर को भी ऐड किया गया है। सल्फर युक्त होते हैं, गंधक युक्त होते हैं। देखिएगा, गंधक युक्त अमीनो एसिड जो होते हैं उनके फार्मूले में CHONS भी ऐड किया गया, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फिर सल्फर। इसमें आपको संरचना में 2 चीज़ें देखने को मिली। नॉर्मल अगर हम सभी प्रोटीन की बात करते हैं, सभी अमीनो एसिड की बात करते हैं, वो CHON होता है, लेकिन अगर वहीं पे कुछ सल्फर युक्त भी बताए गए हैं तो उसमें CHON के साथ ही साथ S यानी कि सल्फर को भी ऐड किया गया है। इसमें से 3 नाम आता है गंधक युक्त यानी कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड में, सिस्टीन, सिस्टेन, मिथियोनिन। सिस्टीन, सिस्टेन, मिथियोनिन। इस प्रकार से आप लोग जो है इसके नाम को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सल्फर युक्त प्रोटीन यानी कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? सिस्टीन, सिस्टेन, मिथियोनिन। ठीक है। आगे आप ये देखिएगा, ये जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड के कुछ समूह बताए गए हैं। अमीनो एसिड के मुख्यतः 2 समूह बताए गए हैं, एक अमीनो समूह होता है, दूसरा कार्बोक्सिल समूह होता है।
अमीनो समूह जो होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि क्षारीयता प्रदान करता है तत्वों को। वहीं पे जो कार्बोक्सिल समूह का जो होता है वो तत्वों को, जो भी खाद्य पदार्थ होता है जिसमें ये तत्व पाए जा रहे हैं, वो क्या करता है, अम्लीयता प्रदान करता है। अमीनो समूह क्षारीयता प्रदान करता है, कार्बोक्सिल समूह अम्लीयता प्रदान करता है। ठीक है, जो अमीनो समूह होता है ये NH2 इसका फार्मूला होता है। वहीं कार्बोक्सिल समूह को COOH के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब आप ये देखिएगा कि जो आपका अमीनो समूह है, अमीनो समूह और फिर कार्बोक्सिल समूह दोनों के एक एक अणु, अगर अमीनो समूह का एक अणु कार्बोक्सिल समूह के एक अणु के साथ मिलता है, ये देखिए अमीनो समूह का एक अणु कार्बोक्सिल से मिला और कार्बोक्सिल समूह का एक अणु अमीनो समूह से मिलता है, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं जाना है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है कि जितना प्रोटीन से संबंधित एग्जाम में टॉपिक में क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। जब केमिस्ट्री का एग्जाम आप देंगे वहाँ पे ऐसी चीज़ें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मूला आपको पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे जब प्रोटीन की होता है, इसमें अमीनो समूह कार्बोक्सिल समूह दोनों के जो फार्मूले बताए गए हैं, इनके बीच में दोनों के एक एक अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके बीच एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों एक एक अणु जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो इससे जो है एक अणु जो है H2O प्राप्त होता है। H2O का मतलब जल, एक अणु जो है जल का प्राप्त होता है। ये बात समझ में आपको, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो भी अमीनो एसिड होते हैं, जो भी अमीनो एसिड है, उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बताएंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, ये जो आपका अमीनो एसिड है, प्रोटीन के जल अपघटन के बाद जो आपने प्राप्त किया, वो कितने प्रकार के होते हैं, शरीर के लिए कितना आवश्यक है, कितना नहीं आवश्यक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अमीनो एसिड जो है वो मुख्य रूप से 20 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं। देखिएगा, जिसमें से एक है इसेंशियल, दूसरा है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल मतलब अनावश्यक अमीनो एसिड। एसेंशियल जो होता है वो शरीर के लिए आवश्यक है, और अनावश्यक में क्या, नॉन एसेंशियल क्या मतलब होता है कि इसका मतलब है कि वो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो शरीर में पहले से ही उपस्थित है। फिर से समझिएगा, आवश्यक का मतलब है कि आपके लिए आवश्यक है लेकिन आपके शरीर में है नहीं, आपको शरीर के उपयोगिता के लिए बाहर से उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन अनावश्यक जो अमीनो एसिड है ये बाहर से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनावश्यक बताया गया है। ये शरीर में जो है आंतरिक अंगों में पहले से ही उपस्थित होता है। ठीक है, आवश्यक अमीनो एसिड आपको बाहर से लेने की आवश्यकता है, जबकि अनावश्यक को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो शरीर में पहले से ही उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें नाम दिया गया है आपको, 10 आवश्यक है, 10 अनावश्यक है। ये नाम आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, याद करने के रूप में बहुत ही इजी फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। देखिएगा, आवश्यक में आपको ब्रैकेट में लिख के बताया गया है बाह्य स्रोत, और अनावश्यक में आंतरिक अंग, यानी कि आंतरिक अंगों में पाया जाता है पहले से ही, और जो बाह्य जो स्रोत है उनके द्वारा हमें ग्रहण करना पड़ता है। आगे देखिएगा, जब हम आवश्यक अमीनो एसिड को याद करते हैं तो एक इससे फार्मूला हम अपनाते हैं, हिल-पवट्टम। आवश्यक जो अमीनो एसिड है उनको याद करने का फार्मूला है हिल-पवट्टम। विभिन्न प्रकार की किताबें जो विभिन्न राइटरों की आप देख रहे होंगे उसमें भी ये फार्मूला दिया गया है। देखिएगा, हिल-पवट्टम। वहीं पे अनावश्यक में पास्ता 3GC, पास्ता का नाम आप सभी सुने हैं, पास्ता जी, लेकिन वो जी कौन से 3 बार जी लगाना है, पास्ता 3GC। ठीक, हिल-पवट्टम। हिल-पवट्टम पहले आप एक एक करके लिख लेंगे, HILLPVATTM, हिल-पवट्टम इसको पढ़ते हैं। वहीं पास्ता 3GC को PAASTAGGG फिर C। ठीक है, ये होगा आपका पास्ता 3GC, और ये हिल-पवट्टम में हिल-पवट्टम आपने इस प्रकार से रख दिया है। अब नाम में देखिएगा, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, दूसरे एल से लाइसिन, फिनाइललेनिन,
वेलिन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन। ये हो गया आवश्यक में। अनावश्यक में पी से प्रोलिन, ए से एलानिन, दूसरे ए से एस्पेराजिन, सिस्टीन, टायरोसिन, स्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन और सेरिन। ये हो गया आपका पास्ता 3GC। ये नाम आप लोग एक सीक्वेंस से याद करिएगा, जिससे कि ये अगर आप ये जो हमने लेटर लिखा है इसको अगर आप एक सीक्वेंस से रखते हैं तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। ये पूरा एक साथ तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको देगा नहीं ना। आपका एग्ज़ाम क्या हो रहा है, ऑप्शनल हो रहा है, वहाँ आपको सिलेक्ट करना है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इन सभी जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ देखिएगा। फार्मूला के तौर पे तो आपने सब रख लिया, लेकिन अब एक चीज़ अब ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस लाइन में जी 3 बार लिखा है, इसमें कहीं जी लिखा है नहीं लिखा है, तो आपको क्या समझना है कि आवश्यक में जी है ही नहीं। जो आवश्यक एमिनो एसिड है उसमें जी नहीं है, सिर्फ इसी में है। अब ये देखिएगा सी इसमें है, इसमें सी कहीं पे है नहीं है, तो इसी में सी है। ए यहाँ पे है, इसमें भी है। टी इसमें है, इसमें भी है। ए है, ए भी है। पी इसमें है, पी इसमें भी है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ एक बार ए आया है। आवश्यक में एक बार ए आया है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ए से अगर किसी भी एमिनो एसिड का नाम आएगा तो सिर्फ अर्जिनिन ही ऐसा अमीनो एसिड है जिसे हम आवश्यक मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो हम उसे अनावश्यक के अंतर्गत रखेंगे। आई बात समझ में? जितना भी एमिनो एसिड है, ए से अगर अर्जिनिन शब्द हमें मिल रहा है तो ही हम उसे आवश्यक के अंतर्गत रखेंगे। इसके अतिरिक्त ए नाम से कोई भी आता है तो उन सभी एमिनो एसिड को हम सब अनावश्यक के अंतर्गत रखेंगे। आई बात समझ में? अगला है टी। अब देखिएगा इसमें जो है टी 2 बार आया है, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन, तो इसको मत याद करिए। अब अनावश्यक में याद कर लीजिए, टी से टायरोसिन। टायरोसिन अगर आ रहा है तो ही हम इसको अनावश्यक मानेंगे। इसके अलावा टी से कोई भी आता है तो उसे हम आवश्यक के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है। अगला है यस। इसमें यस लिखा है, इसमें यस कहीं है ही नहीं, तो यस आपको याद ही नहीं करना है। ए दिया है तो ए से यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये भी हमने बताया। पी से इसमें एक है फिनाइललेनिन, पी से एक प्रोलिन, तो चाहे इसको पी वाला याद कर लीजिए चाहे इसको याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो भी है हिल पवट्टम पास्ता 3GC आपको याद ही है। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनिएगा, आसानी से आपको याद होगा। इसको हिल पवट्टम याद रखिए, इसको पास्ता 3GC याद रखिए। 3G यहाँ लिखा है और इसमें जी कहीं आता ही नहीं है, तो जी किस में है आपको नाम मत याद रखिए। अगर जी से कोई भी शुरुआत हो रहा है तो वो अनावश्यक है। सी यहाँ पे आ रहा है, सी इसमें कहीं है ही नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, ये सब जो अनावश्यक में ही आ रहा है। इसके अतिरिक्त ए से अगर इसमें 3 बार आया है, ए इसमें 1 ही बार आया है, तो ए जो है ए से अगर अर्जिनिन आ रहा है तो ही वो आवश्यक है, नहीं तो कुछ भी आ रहा है वो सभी अनावश्यक में हम रख देंगे। इसके अतिरिक्त जो है अगर पी से आ रहा है तो पी से प्रोलिन है, वही पास्ता में है, पास्ता प्रोलिन, ये याद रखिए। इसके अलावा जो आ रहा है फिनाइललेनिन, ये इसमें रख दीजिए आप लोग। ठीक है, और ज़्यादा इसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक, हिल पवट्टम पास्ता 3GC इस नाम से याद रख लीजिए, और जो भी यहाँ नाम बच रहा है उसी से आप सिलेक्ट करके आसानी से रख सकते हैं। अब एक पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि जो भी एमिनो एसिड है उसमें से नवजात शिशु के विकास के लिए जो आवश्यक एमिनो एसिड होता है उसमें हिस्टिडीन होता है। हिल पवट्टम में जो सबसे पहले आ रहा है हिस्टिडीन, वो नवजात शिशु के लिए आवश्यक होता है। और आवश्यक एमिनो एसिड में जो ए से अर्जिनिन है वो अर्जिनिन किशोर बालक बालिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। आई बात समझ में? एच से हिस्टिडीन नवजात शिशु के लिए, ए से अर्जिनिन जो कि किशोर बालक बालिकाओं के लिए है। इस बात को आप गांठ बांध करके याद रख लीजिएगा। इसके बाद आपको कभी भी एमिनो एसिड को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। आगे देखिएगा, जो भी अपना प्रोटीन है उस प्रोटीन में क्या कार्य है उसका शरीर में।
कोशिका निर्माण करना, हमने पहले बताया कि कोशिकाओं का निर्माण करना किसका कार्य होता है, प्रोटीन का होता है। इसके बाद है मरम्मत करना, जो भी शरीर में टूट फूट हो रही है, चोट लग रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ कोशिकाएं फिर से पुनर्निर्माण कर रही हैं, तो किसकी उपस्थिति में कर रही हैं, प्रोटीन की उपस्थिति में कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जब कोशिका का निर्माण होता है तो कोशिका से क्या बनता है, ऊतक बनता है। इन ऊतकों के निर्माण से ही क्या होता है, तंत्र बनता है ढेर सारे। उन तंत्रों के मिलने से अंग तंत्र बनता है और ढेर सारे अंग तंत्रों के मिलने से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा कि मिट्टी है, मिट्टी को गीला किया जाता है, उससे ईंट बनाई जाती है, उसको सुखाया जाता है, उसको पकाया जाता है, पकाने के बाद ढेर सारे मटेरियल को इकट्ठा करके दीवार बनाई जाती है, दीवार से एक घर बनता है, एक कमरा बनता है, एक कमरे से कई कमरे जब आपस में मिल जाते हैं एक बड़ा सा घर बनता है, कई घरों के मिलने से पूरा गांव बन जाता है, पूरे गांव के मिलने से क्या बनता है, पूरे राज्य का निर्माण, पूरे राज्य के निर्माण से देश का निर्माण हो रहा है। तो इसी प्रकार से प्रोटीन से ही कोशिका बनती है, कोशिका से ऊतक, ऊतक से तंत्र, तंत्र से अंग तंत्र, अंग तंत्र से ही शरीर का निर्माण होता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, हम बात करते हैं जो अभी आपने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा, उसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटा अमीनो एसिड कौन सा होता है। सबसे छोटा शरीर में पूछा जाता है अमीनो एसिड कौन सा होता है, तो आप बताएंगे इंसुलिन। जो इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है। आपको यही बताया गया था ना, शरीर में जो भी एंजाइम है, हार्मोन्स है, एंटीजन है, वो सभी प्रोटीन के ही बने होते हैं ना। तो उसमें अमीनो एसिड है, तो वही बताया जा रहा है कि अमीनो एसिड अगर उसमें है तो सबसे छोटी यानी कि सबसे कम संख्या, सबसे छोटी का मतलब यहाँ सबसे कम संख्या से है कि सबसे कम संख्या में अमीनो एसिड से अगर कुछ बन रहा है वो है इंसुलिन। और वो इंसुलिन कितनी संख्या में होता है, 51, 51 की संख्या में जो इंसुलिन बन रहा है उसमें 51 अमीनो एसिड बनता है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा, जब अमीनो एसिड की संख्या 20 है तो वो 51 कैसे हो गया। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? जब अमीनो एसिड की संख्या 20 है तो यहाँ 51 क्यों बताया गया? यहाँ पे मुख्य नाम बताया गया है कि 20 अमीनो एसिड हैं। ये नहीं बताया गया कि आपके पास बस 20 को ही उपयोग करना है। एक एक अमीनो एसिड का कई बार आप उपयोग कर सकते हैं, आपके शरीर में कई बार उपयोग किया गया है, ये बताया जा रहा है। एक अमीनो एसिड का उपयोग कई बार किया गया है, दूसरे का भी कई बार किया गया है। इस प्रकार से आप उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। आपको ये बताया गया कि आपको रोटी खाना है गेहूं का, ये नहीं बताया गया कि आप एक ही रोटी खाएंगे, कई रोटी खा सकते हैं आप, बस ये बताया गया कि आपको गेहूं की रोटी खानी है। उसी प्रकार से यहाँ पे अमीनो एसिड की संख्या बस 20 बताई गई है, लेकिन वो 20 अमीनो एसिड का ही उपयोग शरीर के निर्माण में कई संख्या में भी उनकी आवश्यकता हो रही है। तो उसी प्रकार से सबसे कम संख्या में अमीनो एसिड के निर्माण से अगर कुछ बना हुआ है वो है इंसुलिन नामक हार्मोन्स का निर्माण हुआ है, जिसमें 51 अमीनो एसिड का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? आगे देखिए, सबसे बड़ी या अधिक संख्या का अमीनो एसिड अगर कुछ है वो है हीमोग्लोबिन। हमने आपको बताया कि रक्त का जो निर्माण है वो हीमोग्लोबिन से हुआ है। हीमोग्लोबिन में आयरन भी पाया जा रहा है, ग्लोबिन भी पाया जा रहा है। तो जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन है उसके निर्माण के लिए 574 अमीनो एसिड का प्रयोग किया गया है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में ग्लोबिन जो प्रोटीन बन रहा है उसमें 574 अमीनो एसिड का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? यहाँ भी वही बात लागू होती है कि भले ही अमीनो एसिड की संख्या 20 है, 10 आवश्यक है, 10 अनावश्यक है, यानी 10 जो है वो इसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है 10, लेकिन फिर भी उन्हीं की जो संख्या है अधिक बढ़ा करके 574 की गई है। सबसे कम 51 है इंसुलिन में, सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में 574। रट लिए होंगे आप लोग, आगे याद रखिएगा। गरीबों का मांस, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है गरीबों का मांस किसे कहा जाता है। बड़े वर्ग के जो लोग होंगे वो लोग अपने शरीर के निर्माण के लिए, देख रेख के लिए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मांस, मांस, अंडे, मछली, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है इस महंगाई में वो उसे जो है प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए गरीबों का मांस जो है सोयाबीन को कहा गया है। सोयाबीन में जो प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जा रही है, इसी वजह से कहा गया कि गरीबों का मांस सोयाबीन को कहा जा रहा है, क्योंकि जितना अमीर वर्ग में अधिकतर देखा गया है कि वो लोग अपने शरीर में प्रोटीन की प्राप्ति के लिए मांस वगैरह का सेवन कर रहे हैं, वहीं पे अगर गरीब व्यक्ति जो है अगर सोयाबीन का
का प्रयोग करता है तो वहाँ से भी उसे प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। आगे देखिएगा, अंडे के पीले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखिए एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन जो है वो अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। आगे अंडे के पीले भाग में एल्ब्यूमिन पाया गया। आगे बाल व नाखून में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो काटने पे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। नाखून का जो बड़ा हुआ भाग होता है, बड़ा होता है जो आप काटते हैं उसमें, और बालों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से इसे काटने पे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। अब आप लोग ये बताएंगे, टेक्सटाइल में आपने पढ़ा कि ऊन होता है रेशम का, जो हमें रेशा प्राप्त हुआ है। इन दोनों ही रेशम की प्राप्ति में, ऊन में, रेशम में, दोनों में किस नामक या फिर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो दोनों ही प्रोटीन का नाम लिखना है। और फिर उसमें कौन सा गोंद पाया जाता है रेशम में, उसका भी नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि ये चीज़ आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे नाखून जो काटा गया उसकी बात की जा रही बाल के साथ में, और जीवित नाखून की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको जो है सस्पेंस क्रिएट करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। आप लोग याद किए हैं कि नाखून में जो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वही छुपा के लिख दिया जाता है धीरे से सामने कि जीवित नाखून। पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा आपने, नाखून देखा, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया केराटिन प्रोटीन, लेकिन वहाँ पे सामने लिखा है कि जीवित नाखून में, तो जीवित नाखून में इलाडीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी थोड़ा सा भी कट जाने पे हमें दर्द होता है। आई बात समझ में। आगे गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे आपको विभिन्न प्रकार के रोग बताए जाएंगे, जहाँ पे सीलिएक नामक रोग अगर हो जाता है तो उसमें ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है, यानी कि उसमें गेहूं से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसे दिया नहीं जाता है। आगे देखिएगा, जौ में हार्डिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मक्के में जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये सारे पॉइंट्स कई बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए उन सभी पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा है जिससे आप लोग इसे आसानी से एक साथ में रख करके याद कर सके। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया वो है इसके जो नॉर्मल बातें हैं प्रोटीन के बारे में वो बताया गया है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं अपने प्रोटीन के वर्गीकरण की। जो अपना प्रोटीन है उसके अमीनो एसिड को तो हमने पढ़ लिया, अब इसका वर्गीकरण किया गया है, इसे कितने रूप में डिवाइड किया गया है। ये देखिएगा, प्रोटीन का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कुछ आधार पे करते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 आधार पे बताया गया। इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक भी नहीं है कि आप लोग समझ ना पाएँ, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझिएगा इसको, और एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अगर आप लोग नोट ना कर पाए समझते हो तो लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जब प्रोटीन का वर्गीकरण हम करते हैं तो इसमें 3 आधार बताया गया। सबसे पहले एक उसके गुण के आधार पे, दूसरा है उसके स्रोत के आधार पे कि वो प्राप्त कहाँ से हुआ, और तीसरा है कि रासायनिक संरचना के आधार पे। इसका मतलब है कि जब वो प्रोटीन टूट रहा है तो कितने रूप में टूट रहा है उसके आधार पे बताया गया। गुण के आधार पे, स्रोत के आधार पे, और फिर उसके रासायनिक संरचना के आधार पे। सबसे पहले इसमें गुण के आधार पे है कि पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, और तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन, यानी कि ऐसा प्रोटीन जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड, जो भी हमने बताया हिलपवट्टम, वो सभी आवश्यक एमिनो एसिड ऐसे खाद्य पदार्थों में जहाँ पूरे 10 की 10 संख्या में उपस्थित हो तो वहाँ पे पूर्ण प्रोटीन होगा। और ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें कुछ ही मात्रा में अमीनो एसिड उपलब्ध हो, यानी कि वो 10 जो आवश्यक अमीनो एसिड थे उसमें से कुछ अमीनो एसिड अगर नहीं उपस्थित हैं और सभी हैं तो उसे आंशिक प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें जो है सब जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो उपस्थित ही ना हो तो उसे अपूर्ण प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये हो गया इसके गुण के आधार पे। दूसरा स्रोत के आधार पे प्राणिज प्रोटीन और वानस्पतिक प्रोटीन। इसमें नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पाए जाने वाले प्रोटीन अगर वो प्राणिज जगत से प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि जो प्रोटीन हमें प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं, जीवों से प्राप्त हो रहे हैं, जीव जंतुओं से, जीव कह देंगे तो उसमें वनस्पतियाँ भी आएंगी, सिर्फ और सिर्फ जंतु कहना है। जो जंतुओं से हमें प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है, प्राणिज प्रोटीन कहलाते हैं। वहीं पे जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उसे वानस्पतिक प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद रासायनिक संरचना के आधार पे 3 बताया गया। एक है सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्मी और तीसरा व्युत्पन्न।
ठीक है, अब एक सीक्वेंस से आराम से समझते जाइएगा। गुण के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और तीसरा अपूर्ण प्रोटीन। ऐसा खाद्य पदार्थ जिनमें पाए जाने वाले प्रोटीन के जो तत्व हैं, उनके जो अमीनो एसिड हैं, अगर वो सभी 10 के 10 अमीनो एसिड हिल पवट्टम जो है, अगर वो सभी अगर उसमें उपस्थित हैं, वो पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। देखिए, सभी अनिवार्य 10 अमीनो एसिड अगर उपस्थित हैं तो वो पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे दूध, अंडा, मांस, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हो, ऑप्शन में ज़्यादातर आपको दूध देखने को मिलता है। दूध को पूर्ण आहार कहा गया, इसलिए बच्चे को 6 महीने तक के बच्चे को कोई और आहार ना दे करके सिर्फ और सिर्फ दूध पर उनको निर्भर बताया जाता है, जिससे कि उनका विकास पूरी तरह से हो सके। क्योंकि जो बच्चे होते हैं जन्म से लेकर के 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो है शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ गति से होता है, और शारीरिक विकास के लिए कोशिकाओं के निर्माण के लिए ज़्यादातर प्रोटीन आवश्यक होता है। आई बात समझ में? इसमें देखिएगा, दूध, अंडा, मांस, ये सभी जो है पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें 10 सभी जो अमीनो एसिड हैं वो आवश्यक वाले उपलब्ध है। आंशिक प्रोटीन में कुछ अनिवार्य एमिनो एसिड उपस्थित हैं, सभी नहीं उपस्थित है। उसमें से आते हैं 2 चीज़। जैसे देखिएगा, चावल है तो इसमें लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है। दाल में जो 10 है हिल पवट्टम दिया गया, उसमें से नीचे से जो 3 संख्या में है, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है अपूर्ण प्रोटीन, जिसमें वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले जो भी हैं खाद्य पदार्थ उनमें पाया जाता है। जैसे मक्के में जीन प्रोटीन, फल में जिलेटिन प्रोटीन। इसमें कोई भी आवश्यक एमिनो एसिड उपलब्ध नहीं होते हैं। इसमें जो प्रोटीन बताया गया है वो जीन प्रोटीन और जिलेटिन प्रोटीन बताया गया। मक्के में जीन और फल में जिलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आई बात समझ में? आगे ये देखिएगा, स्रोत के आधार में प्राणिज प्रोटीन में जो प्राणिज प्रोटीन होता है उसे फर्स्ट क्वालिटी का, फर्स्ट क्लास का प्रोटीन कहा जाता है, जो कि हमें किससे प्राप्त हो रहा है? दूध, दही, अंडा, मांस, इन सभी चीज़ों से प्राप्त होता है। और शरीर में इसके अवशोषण की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले जो प्रोटीन है उनका अवशोषण शरीर में कितने % होता है, तो आप बताएंगे उनका 100% जो है अवशोषण शरीर में हो जाता है, उसमें कोई भी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वानस्पतिक जो प्रोटीन है इसे सेकंड क्लास के यानी कि द्वितीय वर्ग का प्रोटीन माना जाता है। जैसे फल, सब्जी, मेवे, ये सभी जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे हैं। इनके अगर अवशोषण की बात करें कि शरीर में जब हम ग्रहण करते हैं इसको, तो शरीर में इसका कितना % जो है वो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, उसका अवशोषण जो है 60% होता है। ये हो गया आपका स्रोत के आधार पर प्राणिज प्रोटीन और वानस्पतिक प्रोटीन। कहानी की तरफ पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा आप लोग को। आगे है रासायनिक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन बताया गया, उसमें से 3 बताया गया, सरल, संयुग्मी और फिर व्युत्पन्न। सरल प्रोटीन का मतलब है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो उसका सबसे सरलतम इकाई जो था वो क्या था? ग्लूकोज था। मोनोसैकेराइड्स में जो भी आप खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे थे वो जब जल अपघटन हो रहा था, टूट रहा था, डायरेक्ट ग्लूकोज में टूट रहा था। उसी प्रकार से सरल प्रोटीन में जब प्रोटीन का जल अपघटन होता है तो वो डायरेक्ट अमीनो एसिड में ही टूट रहा है, किसी और भाग में नहीं टूट रहा है, वो सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होगा? जो डायरेक्ट अपने सबसे सूक्ष्मतम इकाई यानी कि अमीनो एसिड में सबसे पहले टूट जाता है डायरेक्टली, वो सरल प्रोटीन होता है। इसके अंतर्गत केसिन प्रोटीन आता है, इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के लिए पाचन के लिए दूध जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके बाद संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्म यानी कि इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ, संयुग्म में है, युग्म में है, नाम से समझ लीजिएगा। जैसे जिसका जल अपघटन होता है तो इसके साथ अमीनो अम्ल तो बनता ही है, यानी कि अमीनो एसिड तो मिलता ही है, इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, वो संयुग्मी प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। जिनके अंतर्गत देखिए क्या आता है, आप लोग सुने होंगे, फास्फोप्रोटीन, सल्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये हो गए आपके संयुग्म प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जब फास्फोप्रोटीन को तोड़ा जाता है तो फास्फोरस भी प्राप्त होता है और अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल भी प्राप्त होता है। सल्फर प्रोटीन की बात करते हैं तो सल्फर भी प्राप्त होता है, अमीनो अम्ल भी प्राप्त होता है। लाइपोप्रोटीन का जल अपघटन होता है तो इसका वसा यानी कि लिपिड जो है वो भी टूटता है और अमीनो अम्ल भी प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन जब करते हैं तो हिम यानी कि जो रक्त है, जो आयरन है वो भी प्राप्त हो रहा है और ग्लोबिन नामक जो है अमीनो एसिड भी प्राप्त हो रहा है। इसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड प्राप्त होता है और अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल भी प्राप्त हो रहा है। यानी कि संयुग्मी प्रोटीन में जल अपघटन होता है तो न्यूक्लिक अम्ल भी
अमीनो अम्ल भी प्राप्त होता है और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य तत्व भी हमें प्राप्त हो रहा है। वो क्या है? संयुग्मी प्रोटीन। और अगला है व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें देखिएगा जब भी किसी प्रोटीन के साथ ताप की क्रिया, दाब की क्रिया या फिर एंजाइम या हार्मोन्स की कोई भी क्रिया होती है उस पे, तो उसके साथ ही साथ उसमें वो सरल में या फिर संयुग्मी में, दो में से किसी अन्य प्रोटीन में टूट जाता है। यानी कि कोई ऐसा प्रोटीन है जो किसी सरलतम रूप में ना टूट करके, जैसे वो डायरेक्ट ना अमीनो अम्ल में टूट रहा है ना अमीनो अम्ल के साथ किसी और तत्व में टूट रहा है, बल्कि ये जब टूटता है तो ये तो सरल प्रोटीन बनाता है, तो संयुग्मी प्रोटीन बनाता है, तब वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। सरल प्रोटीन डायरेक्ट अमीनो एसिड में टूटता है। संयुग्मी प्रोटीन जो है किसी अन्य तत्व में और अमीनो एसिड में टूटता है, लेकिन वही जो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में या किसी अन्य तत्व में नहीं टूटता है, बल्कि वो सरल प्रोटीन में या फिर संयुग्मी प्रोटीन में टूट जाता है। इसमें दो बताए गए हैं, एक है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरा द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में आता है आंशिक परिवर्तन जब होता है तो इससे तीन तत्व निकल कर आते हैं, जिसमें से प्रोटियोन्स, मेटा प्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन, ये तीन प्राप्त होते हैं। आपको इतना डीपली नहीं जाना है, लेकिन आपको याद करने के लिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगला है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में, जब ये पहले प्राथमिक में टूटता है फिर उसका जल अपघटन होता है, तो ये प्रोटियोसिस प्राप्त होता है पहला, दूसरा पेप्टोन प्राप्त होता है, तीसरा पेप्टाइड प्राप्त होता है। ये इसमें बार बार नहीं टूट रहा है, बल्कि इस प्रकार से ये तीन आपको तीर का निशान लगा के बताया गया। उसी प्रकार से जल अपघटन के बाद इससे भी तीन प्राप्त होते हैं। नीचे आपको दिखाई नहीं देता इसलिए हमने सामने लिख दिया है, उसको आप लोग एक सीक्वेंस से इसी की तरह इसे भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रोटियोसिस, पेप्टोन और फिर पेप्टाइड, इसको ध्यान से समझिए। सरल प्रोटीन में डायरेक्ट अमीनो एसिड में जल अपघटन के बाद, संयुग्मी प्रोटीन में इसका अपघटन होगा तो अमीनो अम्ल और इसके साथ साथ कुछ और भी तत्व होगा, इसलिए इसे संयुग्मी बताया गया है। व्युत्पन्न में जो होगा ये अपने में परिवर्तित ना होकर, अमीनो एसिड में परिवर्तित ना होकर, ये व्युत्पन्न हो जाता है, परिवर्तित होकर संयुग्मी में या फिर सरल में टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन तीन बताए गए हैं। इतना बात आपको समझ में आया। वर्गीकरण के साथ ही साथ आगे बताया गया है कि एक पीईएम और पीसीएम भी इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जो पीईएम होता है यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और इसके साथ ही साथ पीसीएम जो बताया गया प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। दो में से कोई भी नाम आप याद रख सकते हैं, इसमें एनर्जी के रूप में बताया गया, इसमें कैलोरी के रूप में बताया गया है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जब भी प्रोटीन का शरीर में कमी होता है, इससे जो है हमें ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, इससे क्या समस्या हो रही है, क्या कमी हो रही है वो देखिएगा। जब इस शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है तो WHO के द्वारा बताया गया 1976 ईस्वी में कि ये ज़्यादातर जो है निर्धन वर्गों में ये कुपोषण देखने को मिलता है। जब उसे समय पर उसकी अवस्था के अनुसार, आयु के अनुसार जब नहीं मिल पा रहे हैं उसे ऐसे पोषक तत्व जिसमें प्रोटीन उचित मात्रा में उपलब्ध हो, तो पीईएम के या पीसीएम के बच्चे जो है शिकार हो जाते हैं। निर्धन वर्ग में यदि देखा जाता है, और भी साथ ही साथ 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बालकों में ये समस्या अधिक देखने को मिलती है। मृत्यु दर का जो कारण है वो ज़्यादातर जो है पीईएम और पीसीएम भी देखने को मिलता है। पीईएम के कारण बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर भी देखने को मिल रही है। इसमें जो दो मुख्य रूप से रोग बताए गए हैं उसमें एक क्वाशियोरकर है और दूसरा मैरेस्मस। क्वाशियोरकर और मैरेस्मस, जब हम क्वाशियोरकर की बात करते हैं तो क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। जब भी शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है कि क्वाशियोरकर नामक समस्या होती है। वहीं पर जब प्रोटीन के साथ ही साथ मैरेस्मस भी देखने को मिलता है तो क्या है, प्रोटीन और कार्बोज दोनों के शरीर में कमी होती है तो मैरेस्मस होता है। जब शरीर में सिर्फ प्रोटीन की कमी हो तो क्वाशियोरकर, जब मैरेस्मस देखने को मिल रहा है तो इसमें प्रोटीन और कार्बोज दोनों की समस्या है। इसके बाद ये देखिएगा कि क्वाशियोरकर जो है 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में देखने को मिल रहा है, वहीं पे जो मैरेस्मस है ये 1 वर्ष के बच्चों में देखने को मिल रहा है, ठीक। इसके बाद देखिएगा ये जो है क्वाशियोरकर ये डिस्प्लेस्ड चाइल्ड कहलाते हैं, यानी कि गर्भावस्था में कोई और भी बच्चे आ गए हों। जब एक बच्चे का जन्म हुआ है वो 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का ही पूरा नहीं हुआ है, 1 वर्ष का या 2 वर्ष का ही बच्चा हुआ है, उसके बाद ही माँ की प्रेगनेंसी फिर से हो गई है, फिर से बच्चा नया जन्म लेने वाला है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि वो बच्चे का जो है दुग्धपान करवाना माँ छोड़ देती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी समस्या की वजह से ये क्वाशियोरकर नामक समस्या देखने को मिलती है। तो इस बच्चे को जिसे पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाया है, ऐसे बच्चे को डिस्प्लेस्ड चाइल्ड के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद यहीं पे देखिएगा, इसे मून फेस यानी कि चंद्रमा के जैसा एकदम गोल चांद के जैसा उस बच्चे का फेस हो जाता है, इसलिए इसे मून फेस नामक चाइल्ड भी बताया गया है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो फेस है वो बताया गया चंद्रमा के जैसा गोला हो जाएगा, पेट जो है वो फूल जाता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा और इसके पैर इतने पतले पतले हो जाते हैं जैसे लगता है कि बच्चे के पैर में लकवा का शिकार हो गया है। हाथ भी पतले हो जाएंगे, पैर भी पतले, लेकिन पेट जो है वो उभरा हुआ होगा, फेस भी, गाल वगैरह जो है थोड़ा फूला फूला रहेगा, लेकिन जो फेस है पूरा एकदम से गोल जैसा चेहरा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वासियोरकर की समस्या। वही मैरास्मस के बारे में बताया गया कि प्रोटीन और कार्बोज दोनों की कमी से होता है एक साथ में, 1 वर्ष के बच्चों में होता है। त्वचा के नीचे इसमें क्या होती है, वसा जो है वो वसा की परत जो है ख़त्म हो जाती है। वसा आपके शरीर को कोमलता प्रदान कर रही है, एक आकार दिए हुए ना, एकदम से सॉफ्ट बनाए हुए आपके बॉडी को, लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे के शरीर के त्वचा के नीचे का जो वसा है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ हड्डी हड्डी ही देखने को मिलती है, हड्डी पसली। फिर इसमें क्या, ओल्ड मैन फेस, जैसे बूढ़े व्यक्तियों में होता है ना कि वसा वगैरह नहीं दिखाई देती, चर्बियाँ नहीं दिखाई देती हैं, सिर्फ हड्डियाँ फेस पे उभरी उभरी दिखाई देती हैं, वैसा इसका बच्चे का फेस जो है ओल्ड मैन फेस दिखता है। इसका मंकी फेस, बंदर के जैसा भी फेस उसका दिखने लगता है। इसका पिजन चेस्ट यानी कि जैसे कबूतर देखे होंगे आप लोग, उसके गले के पास से चेस्ट जो उसको उभरा हुआ दिखता है, उसी प्रकार से बच्चे का जो चेस्ट है, जो यहाँ पे फेफड़े की पसलियाँ वगैरह होती हैं, हड्डियाँ पसलियाँ होती हैं, वो एकदम से उभरी हुई दिखती हैं और फिर से पेट वगैरह एकदम से चिपका हुआ होता है। तो इसी प्रकार से इसको बताया गया कि इसे पिजन चेस्ट के नाम से बताया गया। ये हो गया आपका मैरास्मस और यहाँ पे क्वासियोरकर, ये दोनों जो हैं ये पीसीएम और पीईएम की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास में आपको जो है प्रोटीन नामक जो भी टॉपिक था आपका, इसे कवर कर लिया गया है। आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सलूशन आपको नेक्स्ट टॉपिक की क्लास में दिया जाएगा। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।